नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी कुछ ही समय पहले का एक इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जितना खतरा ईरान के एटमी हथियारों से है, लगभग उतना ही खतरा पाकिस्तान से भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं। और आप देखिए कि इस समय जो कुछ सिचुएशन चल रही हैं, उनमें ईरान के एक सैन्य अधिकारी ये दावा करते हैं बीच लड़ाई में कि पाकिस्तान ने उन्हें एश्योर किया है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने उन्हें एश्योर किया है कि अगर इज़राइल ने आपके ऊपर परमाणु अटैक किया, एटम बम से वार किया, तो पाकिस्तान उस पर एटमी हमला कर देगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी जो ईरान के सैन्य अधिकारी ने कही। और उसके बाद इज़राइल की तरफ से जो तीखी प्रतिक्रिया आई, उसी का नतीजा है कि जिनका नाम लेकर के ईरान के उस सैन्य अधिकारी ने दावा किया था, उन रक्षा मंत्री आसिफ साहब ने भी खंडन कर दिया। अभी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जो इनके विदेश मंत्री हैं और उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार, उनकी तरफ से भी अब स्पष्टीकरण आ गया कि हमारे परमाणु बम हमारी अपनी रक्षा के लिए है, किसी दूसरे देश की रक्षा के लिए नहीं है। यानी जो बात ईरान के सैन्य अधिकारी के मुंह से निकल गई, वो तो अब इज़राइल के लिए एक बहुत सॉलिड कहना चाहिए कि सबूत होगा इस बात का कि अगर भविष्य में, अभी तो ईरान के खिलाफ उसकी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अगर वो भविष्य में पाकिस्तान का भी इलाज करे, पाकिस्तान के भी जितने आणविक हथियार हैं उन पर अटैक करके उनको नष्ट करे, तो वो जस्टिफिकेशन होगा उनके लिए। नंबर 2, नेतन्याहू ने ये चेतावनी दी है कि इस समय तेहरान के ऊपर हमारे जंगी जहाज तैर रहे हैं, वो पूरी निगरानी रखे हुए हैं। और हम ये दृश्य देख रहे हैं, तेहरान के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कारों की। वो पेट्रोल डीजल भरवाना चाहते हैं और तेहरान छोड़ करके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। इस समय जाम की स्थिति है तेहरान में। एक और बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है, मोसाद तेहरान के भीतर ही, यानी ईरान की राजधानी के भीतर ही एक बहुमंजिला इमारत में ड्रोन बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। और ये ईरान की सरकार की नाक के नीचे हो रहा था। ईरान की सरकार को इसका पता तक नहीं था। किस तरह मोसाद काम करता है, कितनी तैयारी से काम करता है, ये आपको पता चलता है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट और दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर। दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र जी बहुत स्वागत है, वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। तो मैं सबसे पहले धीरेन्द्र जी आपके पास ही आता हूं। जो इस समय डेवलपमेंट है और जिस तरह की चीजें ये हुई है, पाकिस्तान का हवाला देकर के वहां के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि हम पर अगर अटैक हुआ, परमाणु अटैक हुआ इजराइल की तरफ से, तो पाकिस्तान अपना एटम बम इजराइल के सिर पर फोड़ देगा। और जब उनको इसकी गंभीरता का पता लगा कि ये क्या कह दिया, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी और विदेश मंत्री ने भी आकर के सफाई दी
ये होता है आ बैल मुझे मार। पाकिस्तान अभी अभी भारत से पिटा है और ऐसा लगता है कि इस्लामिक कंट्रीज का चौधरी बनने की होड़ में उसने एक बहुत बड़ी चूक कर दी। हाँ, ये सवाल मुझसे सर शुरू किया। जी हाँ, जी हाँ। जी, दरअसल जो एक सिक्योरिटी जो नेशन होता है, जो इस तरह का एक गैरिसन स्टेट होता है, उसके लिए बहुत साल पहले जब अमेरिकन राष्ट्रपति जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, तो एक बहुत ही बड़ा प्लान आया था कि आखिर ऐसा कौन सा एक स्टेट होगा जिसको आप एक गैरिसन स्टेट के तौर पर मान्यता देंगे। पाकिस्तान को लेकर इस पर इश्तियाक ने बहुत अच्छी एक बुक लिखी, द गैरिसन स्टेट। उसमें उसका वो पूरा कंप्लीट डाटा देते हैं कि आखिर किस तरह का स्टेट गैरिसन स्टेट कहा जा सकता है। तो पाकिस्तान उसमें फिट बैठता है। यहां जहां वो पूरे देश की मॉरल सिक्योर सारी तमाम पॉलिटिक्स उस सब की ठेकेदार सेना होती है। मतलब सब कुछ पूरी तरह कंप्लीट, साथ उन्होंने पूरे ब्रीफ दिए थे, मैं वो नहीं बताऊंगा। लेकिन ये जो सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान अपने आप को, पाकिस्तान की सेना ये मानती है कि वो दुनिया में इस्लाम की मुहाफिज है। और इसीलिए जो उसके सैन्य अधिकारी ने बयान दिया, मैं उसके पॉलिटिकल नेतृत्व के बयान को कतई भी मैं ये नहीं मानता हूं कि उसका कोई अर्थ है, वो कूड़े में डालने लायक है। भले ही पाकिस्तान की सेना इसमें आए ना आए, ये अलग बात हो सकती है, उसमें बात हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना का मूल यही है जो सैन्य अधिकारी ने, रिजवी ने कहा है, शायद मोहसिन रिजवी शायद उसका नाम है, मैं अभी एग्जैक्ट उसका नाम नहीं, अगर उसने ये कहा है तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना में इस पर डिस्कशन हो रहा होगा। मैं इस बात को, जितना मैंने पाकिस्तान को पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये कोई हवा में की गई बातचीत नहीं होगी। ये बात है कि उसी सेना के अंदर ये डिस्कशन हुआ होगा कि आखिर इसका नुकसान और फायदा क्या है, हम लोगों को इसका कितना नुकसान हो सकता है और ये पूरे हमारी सेना के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ये बात फिर बाद में डिसाइड हुई होगी जरूर कि इजराइल इसका फायदा ले सकता है, इजराइल इस बात को ले सकता है। और भारत में मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जो कम से कम मोरारजी भाई जैसा नहीं है, जो गांधीवादी उसके चक्कर में और ये सब मौसे दयान का दिया गया ऑफर ठुकरा दे कि काहुटा स्थित उसके परमाणु जो संयंत्र था उस वक्त अगर उसको उड़ा दिया जाता तो उस एक ना तो उन्होंने उसके साथ सहयोग वाली संधि मानी कि वो हिंदुस्तान उसमें सहयोग करे, और ना ही उन्होंने रिफ्यूलिंग की उनको इजाजत दी। बल्कि ये और कहा जाता है, मतलब इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि इसका रेफरेंस अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये और कहा जाता है कि उन्होंने ये जानकारी पाकिस्तान को और शेयर कर दी थी कि भाई भारत जो है किसी तीसरे को अपने में शामिल नहीं कर सकता और उसका नुकसान हुआ काफी। तो मुझे लगता है कि अब इस तरह की स्थिति नहीं है। तो पाकिस्तानी सेना में इस बात पर जरूर डिबेट हुआ होगा कि अगर इसका फायदा उठाकर इसराइल अगर अटैक करता है तो हमारे पास, हमने खुद उसको एक लाइन दी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी सेना की एक चूक है, लेकिन उसके अंदर की बात है। और ये बात दुनिया में ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ खत्म हो जाएगी। इसाक डार जैसे जोकर जो है, जो उनको इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि वो जोकर से ज्यादा कोई हैसियत उनकी पॉलिटिक्स में होती है, क्योंकि शहबाज शरीफ खुद अपने एडीसी को सैल्यूट करता है। तो लिहाजा इसाक डार की क्या हैसियत होगी अगर हम लोग इसमें देखें। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत सिंसियर मसला है और दुनिया में पाकिस्तान के एटम बम एक खतरा है, वैश्विक खतरा है। ये बात दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स कह चुके हैं। इंडिपेंडेंट्स जो एक्सपर्ट्स हैं, एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी एनालिसिस करती हैं पूरी दुनिया में, वो भी ये मानती हैं कि पाकिस्तान के हथियार जो है, पाकिस्तान के हाथ में एटम बम बंदर के हाथ में उस तरह है, वो उसमें कोई वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज की ये घटनाक्रम बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में अपने आप को, उनकी सेना के कई बयान है, वो ऑफिशियली बयान है जो साइट्स पर भी उपलब्ध है, जिसमें वो अपने आप को इस्लाम का फोर्ट्रेस कहते हैं। ओआईसी का जो कंसेप्ट है वो भी पाकिस्तान के यहाँ दिया हुआ है। पाकिस्तान ने इस पर भुट्टो के समय इसमें पाकिस्तान ने इसकी नींव डाली थी और इसके साथ मिलकर एक आइडिया प्रपोज किया था। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना इस तरह का कोई जो एडवेंचर है वो करने की बारे में डिस्कशन जरूर की होगी, क्योंकि आप ये सोचिए वो इतने ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, एरोगेंट है कि आप अमेरिका के पैसे पे आप पल रहे थे, अमेरिका के दिए गए
साजो सामान से आप लड़ रहे थे। इसके बावजूद आपने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को अपनी देश की सबसे अहम सैन्य प्रशिक्षण शिविर अहमदाबाद में 400 मीटर दूर छिपा रखा था। तो इसीलिए मैं नहीं मानता कि कोई इसमें जो है गलती से की गई बातचीत होगी या होगी, वो एक इशारा है और उसको ऐसे ही समझा जाना चाहिए। पॉलिटिकल नेतृत्व ने उस पर ढकने की कोशिश की, ये भी मुझे लगता है पाकिस्तानी सेना की तरफ से आया हुआ इशारा होगा जिसको उन्होंने ये किया है। तो ये एक बहुत सिंसियर मसला है सर। धीरेन्द्र जी, आपका कैमरा हिल रहा है, थोड़ा सा उसको स्टेबल करिएगा और हम जी जी, वीरेंद्र जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र एक जी। मिनट आप स्क्रीन से आउट करेंगे, एक मिनट। हाँ वीरेंद्र जी, ये जो प्रकरण हुआ है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से एक बड़ी चूक हो गई है। अभी तो ईरान के खिलाफ इजराइल की मुहिम चल रही है और वो उसके न्यूक्लियर जो भी प्लांट है उनको तबाह कर रहा है। वो काफ़ी नीचे हैं, इसलिए उसको टाइम लग रहा है पूरी तरह उसको मटिया मेट करने में। लेकिन वो अगर संकल्प लेकर के निकला है तो वो करेगा। जिस तरह के खतरे अब पाकिस्तान से इजराइल को दिखाई दे रहे हैं, और नो डाउट हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा जरूर है कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी में नहीं आएंगे, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, लेकिन भारत के लिए भी ये एक खतरा तो है। और इस मायने में है कि कहीं ये तालिबान के या जो टीटीपी के दूसरे लड़ाके हैं, आतंकवादी हैं, उनके हाथ में ना पड़ जाए। वो पाकिस्तान के लिए भी फिर खतरा होगा और भारत और दूसरे देशों के लिए भी खतरा होगा। तो ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो मैंने कहा था कि आ बैल मुझे मार, पाकिस्तान ने तो खुद ही खतरा मोल ले लिया है। किस बात का खतरा मोल ले लिया है? उसके पास जो भी परमाणु अस्त्र शस्त्र बचे देखिए, एक हैं। बात सुनिए, देखिए ऑपरेशन सिंदूर से जो सबसे बड़ी बात साफ हुई है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट होने का दावा झूठा था, फर्जी था। और रावलपिंडी के पास जो नूर खान एयरबेस में जहां पे भारतीय वायुसेना ने हमला किया मिसाइल से दागी और उस एयरबेस को लगभग तबाह कर दिया, वहां पे अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब स्टोर किए गए थे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने पूरा उस एयरफोर्स बेस पे कब्जा कर लिया और ये लगातार खबरें आई हैं वहां पे पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों को भी जाने की परमिशन नहीं है। तो और इसको प्राइम मिनिस्टर ने बहुत साफ कहा कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब स्टेट के पाखंड को हमने ध्वस्त कर दिया। यानी अब इसका मतलब बहुत साफ है कि पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर स्टेट नहीं था, पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं थे। केवल पिछले 30 साल से इंडिया के ऊपर एक दबाव बनाए रखने के लिए पूरे दुनिया में ये फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया गया कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू न्यूक्लियर स्टेट्स। ये बिल्कुल वैसे ही फ्रॉड है जैसा कि 2000 के प्रारंभ के वर्षों में जॉर्ज बुश ने और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने मिल करके ये कहानी गढ़ी, ये नैरेटिव बनाया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और हमें उसको नष्ट करना है, इसलिए हम इराक पे हमला कर रहे हैं। लेकिन इराक पे हमला हो गया, सद्दाम हुसैन की सरकार चली गई, सद्दाम हुसैन पकड़े गए, उनको फांसी भी हो गई, लेकिन वहां पे WMD के नाम पर चूहा भी नहीं मिला। तो ये जो पाकिस्तान का जो पाखंड था, जो ब्लफ था, ये तो ऑपरेशन सिंदूर के साथ खत्म हो गया कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब स्टेट है, वो बिल्कुल नहीं है। और जो लगातार वहां पे झटके आ रहे थे, जो भूकंप आ रहा था, वो केवल इसी बात का प्रमाण है कि लगातार अमेरिकन उन न्यूक्लियर बॉम्ब जो डैमेज हो गए उनको डिफ्यूज कर रहे हैं। और नूर खान एयरबेस पे पाकिस्तानी वायुसेना के 100 से अधिक अफसर मारे गए हैं और उस गड्ढे को पाट दिया गया है, उनकी डेड बॉडी को भी बाहर नहीं निकाला गया है। ये वहां स्थिति है। और जो ईरान का जो बयान आया है, ये केवल ईरान की अपनी जो घबराहट है, जो उसकी चिंता है, ये उसको दिखाता है कि हम इसी तरीके से इजराइल के ऊपर कोई दबाव बना सकते हैं। आज ये ईरान से खबरें आई हैं कि मेहराबाद और कई एयरपोर्ट से जो वहां की सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल, उसके लोग सीक्रेटली अब रूस भागना शुरू कर चुके हैं। ईरान की सत्ता के जो 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 महत्वपूर्ण लोग हैं वो ईरान से बाहर भागने का रास्ता खोज रहे हैं।
कैसे जल्दी से जल्दी यहाँ निकला जाए। और ये भी खबरें आ रही हैं कि ब्रिटेन में और जर्मनी में, अमेरिका में किस तरीके से जो ईरान के लोग बसे हैं, जो 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद देश छोड़कर भागे या देश छोड़ने को मजबूर कर दिए गए, वो कैसे जश्न मना रहे हैं कि हमें मुल्ला अयतुल्ला खामेनी की का जो काला राज है उससे मुक्ति मिलने वाली है। और लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चुनौती की बात यह है कि ईरान के पास 8 से 10 हजार बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है, और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी भी एक क्षमता है कि वो कितनी मिसाइलों को रोक सकता है। तो यदि तुरंत जो है अगले 48 घंटों में अगर ईरान पे काबू नहीं किया गया या और ईरान द्वारा मिसाइल छोड़ना जारी रहा, तो ये तय है कि इजराइल द्वारा अब ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला होगा और यूएसए भी इस लड़ाई में कूद पड़ेगा। और जो कल बात जो कही गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने नेतन्याहू को मना किया है कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खामेनी को अभी असैसिनेट नहीं करना है, अभी उनकी हत्या नहीं करनी है। ये बात कहना ही इस बात का प्रमाण है कि ये कोई ऐसी योजना बन रही है, और ये बात केवल कही इसीलिए गई है, ये एक पेशबंदी की जा रही है ताकि दुनिया को कोई आश्चर्य ना हो, कोई शौक ना लगे। तो ईरान इजराइल की लड़ाई अब बहुत ही क्रिटिकल फेज में पहुंच गई है, और ईरान जो है क्योंकि बुरी तरीके से वो नुकसान उठा चुका है, और उसके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल के, ईरान आर्मी के और ईरान के लगभग 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं, और ईरान की जो एयर डिफेंस फैसिलिटीज हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। इजराइल का ये भी बयान भी आ चुका है कि आज ईरान की एयर स्पेस हमारे लिए फ्री है। बस केवल ये देखना है कि ईरान की ये कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की इजराइल के ऊपर कब तक बनी रहती है, और इजराइल किस हद तक बैलिस्टिक मिसाइल की जो स्टोरेज प्लेसेस हैं उसको कब तक वो ध्वस्त नहीं कर पाता है। और वैसे इजराइल ने कल भी और आज भी ये वार्निंग जारी की है कि जहां जहां वीपन फैसिलिटीज या जहां जहां हथियार स्टोर किए गए हैं ईरान में, तो जनता से ये अपील है ईरान की कि वो उन स्थानों को खाली कर दे। और ईरान की सरकार ने भी कहा है कि लोग मस्जिदों में और स्कूलों में शरण ले सकते हैं, वहां रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। तो ये आज का दिन और आज की रात और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और पाकिस्तान को जिस तरीके से ईरान ने घसीटने का प्रयास किया है, ये मेरा मानना है कि ये ईरान की जो गहरी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ईरान एक शिया स्टेट है, पाकिस्तान एक सुन्नी स्टेट है। सुन्नी स्टेट कभी भी ईरान को अपनी न्यूक्लियर ताकत का उसके साथ साझा नहीं करेगा। और पाकिस्तान और ईरान के पिछले 40 सालों में ऐसे रिश्ते कभी भी नहीं रहे कि जिसमें ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा आदान प्रदान हुआ हो। ये इस्लामी ब्रदर हैं, बिरादराना हमारा मामला है, ये सब हाथी के दांत हैं। रियल लाइफ में इसका कोई मतलब नहीं होता है। असली बात तो वो होती है जो बंद कमरे के अंदर होती है। बंद कमरे के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में केवल अपने अपने फायदे की बात होती है, मजहब की और जाति की बातें नहीं होती हैं, कहीं नहीं होती। और अगर ऐसा होता तो अरब और सऊदी अरब में, कतर में दुश्मनी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो सऊदी अरब में और यमन के बीच में युद्ध की स्थिति न होती। सऊदी अरब सुन्नी है और यमन शिया है, हुती शिया है, और लाखों लोग मारे हैं सऊदी अरब ने वहां पे अपने ये एयरफोर्स से बॉम्बिंग करके। तो रियल लाइफ में ये मजहब और जाति और ये सब बेकार की बातें होती हैं। असली बात होती है ताकत, पावर, और हमारी टर्म्स पे ये इलाका चलेगा। यहाँ के चौधरी हमें इस पे बात होती है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्लाम का हवाला दिया जाता है। पाकिस्तान में एक ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर एस के मलिक, उनकी एक किताब है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, और जो लाइन उसमें दी गई है वही लाइन जो है अफगानिस्तान के तालिबान की है, वही लाइन अलकायदा की है, वही लाइन हमास की है, वही लाइन लश्कर तैयबा की है, वही हिजबुल मुजाहिदीन की है, वही भारत में पीएफआई की लाइन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, वही लाइन जम्मू कश्मीर के जो भी जिहादी एलिमेंट हैं, जमात इस्लामी है, ये उनकी लाइन, वही उनकी लाइन है। और पाकिस्तान ये कहता है हम नजरियाती मुमलिकत हैं,
हम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं, हम एक विचारधारा पे आधारित देश हैं, और वो जी जी विचारधारा है कुरान। वो विचारधारा है कुरान। तो अगर कुरान विचारधारा है तो फिर ये शिया सुन्नी का मतभेद क्यों है भाई? ठीक है, ठीक है। एक टिप्पणी के लिए जरा धीरेन जी के पास जाते हैं। धीरेन जी, दो बड़ी खबर इस समय है। एक तो बेंजामिन नेतान्याहू का बयान है। उन्होंने कहा है कि तेहरान का एयर स्पेस इस समय हमारे कंट्रोल में है। ये एक बड़ा दावा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जितने भी इनके लॉन्चर थे, वो हमने उसमें से हमने करीब करीब 60% तबाह कर दिए हैं, ईरान के जो लॉन्चर। मुझे लगता है कि इस समय चूंकि वॉर फुल वॉल्यूम की तरफ जा रही है, तो इस समय जो एक होता है ना कि एक दूसरे पर मानसिक तौर पर हावी होना, तो ये भी हो रहा है। जैसे ईरान ने कहा है तेल अवीव के लोगों से कि वो फला इलाके से हट जाएं, उसको खाली कर दें। इसी तरीके से इजराइल जो है वो जारी कर रहा है एडवाइजरी ईरान के लोगों से कि आप फला फला जगहों से दूर परे चले जाएं। तो ये एक माइंड गेम भी चल रहा है साथ साथ। लेकिन एक और खबर आ रही है, इन दोनों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। ये IAEA के डायरेक्टर हैं जनरल राफेल मारियानो ग्रासी। उन्होंने ये कहा है कि इजरायली हमलों से ईरान के मेन न्यूक्लियर प्लांट नताज के भीतर रेडियोलॉजिकल और केमिकल रेडिएशन फैलने की आशंका पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर यूरेनियम को सांस के जरिए अंदर लिया जाए या निगला जाए तो ये एक बड़ा खतरा पैदा करता है। ग्रॉसी ने कहा कि न्यूक्लियर साइटों के अंदर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन डिवाइस सहित दूसरे सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए तो खतरों को कम किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नातांज साइट के बाहर रेडियो एक्टिविटी का लेवल अभी सामान्य स्तर पर बना हुआ है। इससे पता चलता है कि नागरिकों या पर्यावरण पर ईरान इजराइल संघर्ष के कारण कोई रेडियोलॉजिकल प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन उन्होंने आशंका जाहिर कर दी है कि वहां पर रेडिएशन हो सकता है और दूसरे खतरे हो सकते हैं। कैसे लेते हैं आप इसको? जी, आप म्यूट हैं। देखिए, इसको दो तरह से सर देखना होगा, क्योंकि एक तो सीधे तौर पर यह है कि अभी कोई इस तरह का इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि वह नतांज में कोई इस तरह का रेडिएशन हो गया है या वो पूरी तरह से जो उन्होंने नष्ट किया है उसका नुकसान उस पर भी पड़ा है क्या, जो उनका प्लांट है जो उसमें है। क्योंकि बम तो बनाने की प्रोसेस थी, बम तो बना नहीं है, तो लिहाजा जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका उसका क्या लेवल था जिस पर अटैक हुआ। उसके बाद अगर वो ये कह रहे हैं कि ये लेवल अभी भी जो सामान्य बना हुआ है, तो ये इसका मतलब है कि अभी उस तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है जिससे कि ये माना जाए कि वहां रेडिएशन लीक हुआ। लेकिन जिस तरह की आशंका जताई है वो ये इशारा भी करती है जो केमिकल है, इसका मतलब वो वहां माफ कीजिए, जो केमिकल हथियार है वो भी तैयार हो रहे थे, और इसके अलावा भी ये तमाम चीजें वहां चल रही थी। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला अभी वेट एंड वॉच का है। एटॉमिक जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी ये नहीं समझ पा रही हैं कि आखिर नुकसान हुआ कितना है और ये नुकसान कितना गहरा है और इसका नुकसान जो प्रभाव है वो कितनी दूर तक होगा। लिहाजा वो तमाम जो एक जनरल और औपचारिक जो चेतावनी होती है वो जारी कर रही है। लेकिन युद्ध उस तरफ बढ़ रहा है जब ये औपचारिक चेतावनियां वास्तविकता में बदल सकती हैं, क्योंकि ये तो तय है कि ईरान के पास इस वक्त ना तो न्यूक्लियर हथियार है, ना वो अब इस समय बनाने की स्थिति में होगा, क्योंकि 20 से ज्यादा, जैसा अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, क्योंकि जो सुबह था वो 14 से ज्यादा वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी थी, अब 20 से ज्यादा हो चुकी। और ये देखिए पूरा इंटरनेशनल इसमें कहा जाता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कि आप सेंट्रीफ्यूज बदल सकते हैं, वैज्ञानिक नहीं।
यानी जो लोग होते हैं, जो लोग उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उनको आप रातों रात पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए ये बहुत नुकसान की स्थिति है। ईरान अभी हो सकता है, इसीलिए ये खबरें लगातार आ रही है कि ईरान ये कोशिश कर रहा है तमाम जगह पर कि किसी भी तरह अब ये वॉर रुका जाए, चाहे वो दो स्टेट्स के बाहर से कोई आदमी का इंपोज हो, जैसे चाहे अमेरिका को ही क्यों ना हो, लेकिन उसको रुकवाया जा सके। क्योंकि जब आप अपने यहाँ भगदड़ देख लेते हैं, जब अपने यहाँ आप ये देख लेते हैं कि आपके नागरिक भागने लगे आपका, और आपको याद होगा इराक में मादरे जंग की बात करते रहे थे सद्दाम हुसैन ने, और हिंदुस्तान के तमाम एक खास सद्दाम, याद होगा आपको उस समय जो बच्चे पैदा हुए थे हिंदुस्तान में, कितने सद्दाम नाम है, ये उसी सद्दाम हुसैन की मादरे जंग की खुशी में लोग ये इंतजार कर रहे थे, उसको नायक मान के कि मदर ऑफ ऑल बेटर कहा था मदर ऑफ ऑल बेटर्स। हाँ, तो उसी को मादरे जंग उस समय उर्दू के अखबारों में भी और हिंदी में भी लिखा गया था, मादरे जंग होगी वो। तो वो मादरे जंग जो है, वो उस मादरे जंग के बाद इस दुनिया ने पहली बार मादरे जंग शुरू होने से पहले ही रिपब्लिकन गार्ड्स को भागते हुए देखा, जिनको दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े युद्ध के एक्सपर्ट्स माना गया था। अगर उस समय के अखबार किसी को याद हो, चूंकि हम लोग तो उस समय युवा थे और आप उस समय रिपोर्टिंग कर रहे होंगे दोनों, इसीलिए मुझे लगता है अगर उस वक्त के अखबारों को पढ़ा जाए तो रिपब्लिकन गार्ड्स और आप आईआरसीजी, ये सब एक जैसे दिखाई देते हैं। ये दरअसल एक इतना बड़ा नैरेटिव झूठ पर है, मुनीर का झूठ है, फिर ये झूठ है, ये एक सिस्टम है जो इन पूरे देशों में मुझे लगता है, और वो काम करता है उस समय तक जब तक कि वास्तविक युद्ध शुरू नहीं होता। इराक में वो लोग हाथ में उठा के ऐसे बिना हथियारों के, नंगे जूतों के बिना भागते हुए वो दिखाई दिए थे, उसी तरह आप ये देखेंगे ये जनरल भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इजराइल पर, चूंकि ये माना जा रहा है कि ईरान के पास 2000 से 10,000 के बीच में जो मिसाइल हैं वो जल्दी खत्म हो जानी है। उसके बाद इसराइल के साथ जैसे जैसे ये हमला बढ़ेगा, अमेरिका उसको जो 2000 पाउंड से ज्यादा हथियारों को उसने अभी छूट दी थी, उससे ज्यादा पाउंड के बमों की, वो और ज्यादा सेंसिटिव हथियारों की सप्लाई शुरू कर देगा। तो मुझे लगता है कि अब जल्दी इस पर बहुत ही हम लोग, अगर ये युद्ध अभी रुकता नहीं है तो अब ये उस अंजाम पे जा रहा है जहां ईरान की पूरी शक्ति खत्म होने वाली है। और ईरान को मुझे लगता है इसी के बाद अगर ईरान में ये स्थिति ज्यादा देर तक रही तो ये मुझे जो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स भी हैं उनको लगता है कि तब इजराइल का ये लक्ष्य पूरा हो सकता है कि वहां सरकार बदल जाए। क्योंकि महीसा अमीनी के मसले में हमने देखा था किस तरह से पूरे के पूरे जो समाज के हिस्से थे वो इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे, और वहां अब पुराने जो जोरस्ट्रिज्म है उसकी तरफ लौटने की बात हो रही है। कई जगह आपको ऐसे वीडियो दिख रहे हैं, हो सकता है कि वो वैसे बनाए जा रहे हो, लेकिन उस पर चर्चा हो रही है। महीसा अमीनी के बारे में तो पूरे देश दुनिया ने देखा था। तो वहां कोम जैसे शहर में और तेहरान में भी युद्ध विरोधी प्रदर्शनों की जानकारी है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे लगता है कि ये युद्ध अगर और 2-4 दिन जारी रहता है तो मध्य पूर्व के नक्शे में बदलाव आएगा, वो दिखाई देगा। ये भी सब खबर आई है धीरेन्द्र जी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अब पुतिन का भी दबाव है ईरान के ऊपर कि आप किसी न किसी तरह का एक समझौता करें, एक डील करें ताकि इस वॉर को रुकवाया जा सके। इसी में आपका हित है। नहीं, ईरान ये कोशिश कर रहा है, वही मैं कह रहा हूँ कि ईरान खुद से ये कोशिश कर रहा है। ये अभी 2-3 एक्सपर्ट्स के उसके साथ आई है, उसने बड़ी उसके साथ कहा है शिद्दत के साथ कि किसी तरह इस जंग को अब रुकवाया जाए। लेकिन रुकवाना ऐसे चाहता है क्योंकि अगर जंग आप अपने से ये रुकती है तो अब ईरान का जो नेतृत्व है वो वहां रह नहीं पाएगा, उसकी मजबूरी ये हो जाएगी। क्योंकि जब आप शेर की सवारी करते हैं तो उतरने का रास्ता नहीं मिलता। धर्मोन्नाद और इस तरह का धर्म जिहाद वो उसी तरह का सवारी है जिस पर आप बैठे हैं 79 से, और अब आप ऐसे उतर नहीं पाएंगे। अगर आप हार के उतरेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान में मीडिया ने फील्ड मार्शल बना के इसको असीम मुनीर को इसीलिए बचाया क्योंकि वो बुरी तरह हार चुके थे। अगर ये झूठ क्रिएट नहीं होते तो जनता उनके दोबारा से ब्रिगेड मुख्यालयों में घुस जाती है। कोई पहला नमूना नहीं है, ये 71 के वार के बाद भी हुआ था, ये कई बार हुआ। तो ऐसा अयूब के समय में भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि यही कारण है ईरान जो है बैकडोर से ये कोशिश कर रहा है। जी सर। धीरेन्द्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जाना होगा। अभी वीरेंद्र जी हमारे साथ रहेंगे और दर्शकों से निवेदन है कि धीरेन्द्र जी का जो चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल,
उसको जरूर सब्सक्राइब करें और उनको देखें। थैंक यू धीरेन्द्र जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। वीरेंद्र जी, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि तेहरान में मोसाद एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी स्थापित करके मल्टीनेशनल एक मल्टीपल बिल्डिंग में, कई मंजिला बिल्डिंग में एक कंपनी स्थापित कर दी और उसने किसी को भनक नहीं लगने दिया कि ये इजराइल की कंपनी है, बल्कि जो वहाँ इंजीनियर और दूसरे काम कर रहे थे उनको ये बताया गया कि नहीं, ये हम ईरान की सरकार के लिए ड्रोन तैयार करवा रहे हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के आदेश पर ये हो रहा है। ये कितना बड़ा कारनामा है साहब, तेहरान में आपने एक ऐसी कंपनी बना दी। ये इस बात को दिखाता है कि ईरान में ये मुल्लाओं की हुकूमत को लेकर के कितना ज्यादा गुस्सा है, और अगर जनता में गुस्सा नहीं होता तो मोसाद को ईरान की सोसाइटी को पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं होता, और मोसाद के लिए ईरान के समाज के अंदर अपनी स्लीपर सेल को खड़ा करना इतना आसान नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट, घर का यानी घर का भेदी लंका ढाए। तो ये जो कुछ ये भी खबर आई है कि जो अटैक ड्रोन से पहले दिन ईरान के ऊपर हुआ है, वो तो सारे ड्रोन ईरान के अंदर से ही चले थे, और जो मिसाइल की जो स्टोरेज फैसिलिटी है, जब उनको उससे निकाल के बाहर ले जाया जा रहा था, तब उस मिसाइल पे ड्रोन से हमला हुआ और उन मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये सब ईरान के अंदर हुआ है। तो इसका मतलब मोसाद ने ईरान के समाज में, ईरान के शहरों में, ईरान की आबादी के बीच में बड़ी पैठ बना ली है, और ये कहा जाता है कि 80% ईरान की जनता इन मुल्लाओं से मुक्ति चाहती है। तो ये केवल इसीलिए संभव हो पाया है। और यहाँ मैं एक ब्रीफ बता दूं इतिहास का। दिसंबर 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, और ईरान के तत्कालीन जो बादशाह थे, शाह रजा पहलवी, उनको देश छोड़कर जाना पड़ा था और उनका देश के बाहर ही देहांत हो गया। अब उनका बेटा है, वो शायद अमेरिका में रह रहा है, वो अब ईरान आने की तैयारी कर रहा है। और अयतुल्लाह खोमैनी ने आते ही कहा था कि हम इस्लामिक रेवोल्यूशन को पूरे इस्लामिक दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, और अरब देशों में जो सरकारें हैं ये सब बादशाहों की सरकारें हैं, और बादशाह का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये सारी सरकारें अन इस्लामिक हैं, अमेरिका की पिट्ठू हैं। और उसके बाद ईरान ने 1982 में लेबनान में शियों के बीच में एक आतंकवादी संगठन खड़ा किया, हिजबुल्लाह, और वो लगातार हमले करता रहा इजराइल के ऊपर। ईरान ने उसको अरबों डॉलर दिए, उसको हथियार दिए और उसको बहुत पावरफुल संगठन बनाया। ईरान ने यमन में सिविल वॉर करवाई, शिया सुन्नी का दंगा करवाया, और वहां पे सरकार ध्वस्त हो गई, और आज वहां पे शियों का कब्जा है यमन में। तो ये एक तो ये इनका प्रॉक्सी है। और 90 के अंत में आते आते जो हमास है, जो फिलिस्तीनियों का आतंकवादियों का संगठन है गाजा में, उसको भी ईरान ने अपने प्रभाव में ले लिया, और ईरान ने उसको बहुत जो पैसा, हथियार उपलब्ध कराया। चौथा उसका जो प्रॉक्सी था वो सीरिया की सरकार था। सीरिया में भी शिया सरकार थी असद की, वो भी गिर गई फरवरी में। असद को छोड़ के देश जाना पड़ा। आजकल वो रशिया में बैठा हुआ है, और वहां पे ISIS का जो कलकत्ता आतंकवादी था जोलानी, आज वो वहां का प्रेसिडेंट है। उसके ऊपर फरवरी तक $10 लाख का उसके ऊपर सिर पे इनाम था। और अभी ट्रम्प जब अप्रैल में सऊदी अरब गए थे तो वो टाई सूट पहने ट्रम्प से हाथ मिला रहा था, और ट्रम्प उसको बहुत डायनेमिक हैंडसम पर्सन बता रहे थे। उसके ऊपर से आतंकवादी जो उसको डेजिग्नेट किया गया था, वो भी आदेश वापस ले लिया गया है, इनाम भी वापस ले लिया गया है। तो ये जो लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास, सीरिया और हूती, ये जो और एक था अल अस्तार बहरीन में, ये चार को तो इजराइल ने न्यूट्रलाइज कर दिया। इन चारों को न्यूट्रलाइज करने के बाद अब ये हमला फिर अब ईरान ने किया है। ये नाभि है, जो इजराइल के दुश्मनों की नाभि है, असली जड़ है, ये फाउंटेन हेड है टेरर का पूरे पश्चिम एशिया में, वो है ईरान। रोग स्टेट है, एक दुष्ट स्टेट है।
तो अब तो ये लड़ाई अब बिल्कुल निर्णायक लड़ाई होने वाली है, जिसको कहा जाता है कि फैसला कुन जंग है। ये फैसला कुन जंग है, ये आर पार की लड़ाई होगी और ये अयतुल्लाह खामेनी या तो मारे जाएंगे या इनको देश छोड़ के जाना होगा। और ये सरकार अब ये ईरान की जो वर्तमान सरकार है ये सत्तारूढ़ नहीं रह सकती अब जहां पे मामला आ गया है। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।